नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। पंजाब प्रदेश में कांग्रेस में हो रही उठापटक पर परनीत कौर ने क्या कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा और किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, इन सबको विस्तृत से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने कहा है कि मुख्यमंत्री किसी के कहने से नहीं बनते और ना ही बदले जा सकते। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनाने या फिर हटाने का जो भी हक है वह कांग्रेस आला कमान को है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर भी कटाक्ष किए। पटियाला से सांसद परनीत कौर ने कहा है कि किसी के कह देने भर से मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते। मुख्यमंत्री किसे बनना है या हटाना है, ये सब कांग्रेस आला कमान तय करती है। कांग्रेस में हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेवार है। सांसद व पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर बुधवार को मोहाली में पंजाब वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नवनियुक्त चेयरमैन महंत हरविंदर कौर खन्नोड़ा को पदभार ग्रहण करवाने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। ਅੱਜ आई है महंत खनोड़ा जी, जिन्होंने 40 साल तो ऊपर कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। अज देर तो हुई है, दुरुस्त होया कि महंत जी अज साडे चेयरमैन बने ने। तुसी खुशी सारे संगत दी चेहरा ते देख रहे हो, तो मैनू बहुत खुशी हुई कि एक कांग्रेस दा कार्यकर्ता जिन्ने सारी उम्र कांग्रेस की सेवा की है उसनू ये अहुदा मिलिया और मैनू पूरा विश्वास है कि ये इन्हां दा परिवार पार्टी की सेवा दे विच वधिया रोल निभाणगे। परनीत कौर ने कहा कि 4.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक था। आखिरकार पिछले 2 महीनों में ऐसा क्या हो गया कि कैप्टन पर सवाल उठने लगे। क्या पहले 4.5 साल में लोग खुश नहीं थे, तो अब कैप्टन के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? उनसे पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया है, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है। अब 6 साल पार्टी के लिए एकता दिखा के काम करें। ये टाइम नहीं है कि हम भी उस लेवल पर आकर ऐसे बातचीत करें, ये गलत है। मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अब पार्टी की बेहतरी सोच के जो अगला रास्ता है वो निकालो। वो कह रहे हैं उसके ऊपर मैं ना उनको रोक सकती ना वो रोकेंगे। तो हाई कमांड इसका फैसला मैं नहीं कर सकती, इसका फैसला हाई कमांड करेंगे और हाई कमांड के ऊपर आप रहने दो। पंजाब सरकार में जारी उठापटक और कश्मीर को लेकर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार द्वारा दिए गए बयान पर सांसद परनीत कौर ने कहा कि नियुक्त किए गए सलाहकार कौन हैं, कहां से आए हैं, मैं नहीं जानती। जो कुछ भी कांग्रेस में हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि वो अपने एडवाइजरों तक पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। परनीत कौर ने कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, सबको मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं ये पार्टी के प्रधान हैं, तो पार्टी प्रति इनको ऐसे चुनने चाहिए जो पार्टी में से आए हैं। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, पर ये अब हाई कमांड डिसाइड करेगी। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ना मैं इसके ऊपर कुछ और बोलना चाह रही हूँ। That is what I said. For 4.5 years it was okay, but now it is for the high command to take note and see what is actually on the ground and do what is best for the party. Of course he is. If they are he is the one who started. It's his advisors. I just said that the CM showed great maturity, great largeness of heart. Once the decision had been taken by the High Command, Sindhu was coming, CM said, yes, it's the Congress President's decision, I abide by it. So they should also fall into line. This is not a time to rake up all these things. You rake them up at the party platform
And go ahead, we want a united Congress to fight the election. That's all I'm saying. That is not up to them, that is up to the High Command. You please ask the questions there, it's not for me. CM has done his best, he has led the party to many victories. He has done whatever the High Command asked. He fought against Jetli and won. He brought Punjab on the map. He has done good work for Punjab in spite of the pandemic, in spite of all the monetary concerns. He has taken Punjab on a road to progress in every constituency. परनीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोविड में बेहतर काम किया, हर फ्रंट पर पार्टी के लिए कार्य किया। मुख्यमंत्री को गन्ने की कीमतों को लेकर किए गए फैसले की भी उन्होंने बधाई दी। कौर ने कहा कि कांग्रेस शुरू से किसानों के साथ है और रहेगी। मैं सीएम साहब ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੀਗੇ, ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੋਂ सीएम साहब ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ फायदा होना चाहिए, कोई बोले ना बोले। सीएए पर पूछे गए सवाल पर पंडित कौर ने कहा कि पहली प्राथमिकता अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को शरण देने की है, उनको जहां बेहतर माहौल मिले और उनका ध्यान रखा जाए। केंद्र सरकार भी इसके लिए लगातार सजग है और प्रयास कर रही है। यहाँ रेफ्यूजीज आते हैं, उनका एक स्पेशल स्टेटस होता है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पंजाब गवर्नमेंट ने भी ये मांग की है कि उनकी हिफाजत होनी चाहिए, उनको इंटीग्रेट करना चाहिए। ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और बहुत दुख हुआ जो वहाँ हुआ। आस थी कि तालिबान इतनी जल्दी में नहीं आएगा, पर आ गए। अब मेन कंसर्न, पहला कंसर्न है कि हम अपने जो वहाँ से हमारे इंडियन सेटल्ड वहाँ थे वो आ रहे हैं, उनकी हिफाजत के साथ उनको लेके आए और उनको देखभाल करें। मिशन मेरिट, मिशन पारदर्शिता, यह हरियाणा में जारी रहेगा। यह बात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की भर्ती हो, उस पर पारदर्शिता बहुत जरूरी है और हरियाणा सरकार इस पर सजग है और अटल रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सी और डी ग्रुप की भर्ती के लिए अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए केवल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। यह बात मुख्यमंत्री ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कही। विधायक किरण चौधरी की परीक्षा की तिथि बार बार बदलने के आरोप का जवाब में उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सी और डी ग्रुप के लिए ली जाने वाली परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होने के बाद ही अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। यह इसलिए किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित ना रह सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता लगातार जारी रहेगी। पिछले दिनों हुए सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले के आरोपियों को बेहद नज़दीक सरकार पहुंच चुकी है और शीघ्र ही कार्रवाई भी होगी। अभी तक 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में मिशन मेरिट और मिशन पारदर्शिता को सर्वोपरि माना है। पिछले दिनों सिपाही भर्ती पेपर लीक को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा है कि वह आरोपी के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके हैं। 25 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विपक्ष की इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस जांच में सक्षम है और बेहतर कार्य कर रही है। जड़ तक सरकार पहुंचने वाली है, किसी भी उच्च एजेंसी से जांच करवाने की बात कहां से आ जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पेपर की प्रिंटिंग कहां हुई और लीक कहां से हुआ, वहां तक पुलिस पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार पारदर्शिता व मेरिट के आधार पर काम कर रही है और भर्ती में भी इसी को सर्वोपरि रखा गया है। पूर्व की सरकारों के समय युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार द्वारा की गई पीटीआई आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार भर्ती प्रक्रिया से खिलवाड़ किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां कोर्ट ने रद्द की और इसकी जिम्मेदारी पूर्व सरकारों की है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि यह अच्छी बात है कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुसूचित साधन निवारण विधेयक का सबने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने यह बात हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की आशंकाओं का निवारण करते हुए कही है। उन्होंने कहा है कि सिस्टम में व्याप्त कमियों को कानून के माध्यम से दूर किया जा सकता है। सदन में लगाया गया विधेयक उन पर लागू होगा जो परीक्षाओं के दौरान नकल को बढ़ावा देने में भागीदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी भर्ती के लिए यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा के दौरान नकल पर अंकुश लगाने के लिए कानून काम करेगा। हरियाणा में 112 नंबर मदद के लिए शुरू किया गया था, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। लोगों का इस नंबर पर विश्वास बढ़ा है। कोई भी स्थिति हो तो 100 नंबर डायल करने में तुरंत सहायता पहुंचाई जा रही है। इन सब की जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उनका प्रयास है कि 112 नंबर को लोगों के लिए विश्वसनीय बनाया जाए और इसके लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि 112 नंबर पर आने वाली कॉल्स को अटेंड किया जाए और शीघ्र मदद पहुंचाई जाए। हमने डायल 112 सर्विस आरंभ की थी, जिसमें लगभग 600 वाहन हमने कॉल सेंटर से कनेक्टेड और बाकायदा उसमें वीडियोग्राफी और बाकी सब सुविधाएं हमने उसमें दी थी। हमने इमरजेंसी का सामान भी उसमें दिया था। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आ रहे हैं। 1000 घंटे हमें पूरे हो गए हैं इस सेवा को चलाए और इस 1000 घंटे में हमने 56,113 लोगों की सहायता की है। बहुत कामयाब हो रही है। हर आदमी को लग रहा है कि पुलिस हर वक्त मेरे साथ है और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी आई हैं। जैसे दिल्ली से कोई कार अगवा हुई, उन्होंने 112 पे डायल करा, झज्जर में हमारे आदमियों ने पकड़ लिया उसको। उसी प्रकार से राजस्थान में किसी बच्चे को अगवा करके भागे थे चोर, उन्होंने डायल 112 पे फ़ोन किया तो उसको हमने हरियाणा में घुसते ही हमारी टीम ने उनको पकड़ लिया और उनसे बरामदगी भी की गई। ऐसी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इसकी आ रही हैं। हमारा जो रिस्पॉन्स सिस्टम है अभी तक, हमने इनिशियली जैसे कहा था कि 15 या 20 मिनट में हमारी जो 112 है पहुंच जाएगी, जो एवरेज हमने निकाली है वो 16 मिनट की आई है और इससे लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। महिलाओं के लिए बड़ा मुश्किल होता था कि अगर कोई घटना हो गई तो थाने तक जाना या कुछ करना। आजकल मोबाइल तो हर व्यक्ति के पास है, तो अब वो 112 डायल करती हैं और तुरंत हमारी जो पुलिस है, वो हमारी गाड़ी है जो 112 है, वो वहाँ पर पहुँच जाती है। कोरोना काल में एनएचएम एम्प्लॉइज द्वारा आगे बढ़कर काम किया गया। कोरोना काल के दौरान कई एनएचएम कर्मचारियों की मौत भी हुई, लेकिन इसके बाद भी यह लोग पीछे नहीं हटे। लेकिन अब इन्हीं लोगों को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना पड़ा है। चंडीगढ़ में सेक्टर 16 स्थित अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की गई। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा काम हमारे कोरोना वॉरियर्स ने किया, जिनकी सराहना पीएम मोदी से लेकर देशवासियों ने की। लेकिन आज वही कोरोना वॉरियर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर उतर आए हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 अस्पताल में एनएचएम एम्प्लॉइज ने धरना प्रदर्शन किया, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर सेक्टर 16 अस्पताल में मटका चौक पर रोष मार्च भी निकाला। एनएचएम एम्प्लॉइज के प्रदर्शन के चलते मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एनएचएम एम्प्लॉइज के इस प्रदर्शन को 3 दिन हो चुके हैं। साफ किया गया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती, वह काम पर नहीं लौटेंगे। एम्प्लॉइज़ की मुख्य मांग ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करना है। इसके साथ ही वह समान काम और समान वेतन की मांग भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16-16 घंटों तक काम किया जाता है, लेकिन उनका वेतन सबसे कम है, जबकि अन्य राज्यों में एनएचएम एम्प्लॉइज़ का वेतन 3 गुना है। उनके साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, जबकि उनसे घंटों काम लिया जाता है। यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती। ये हमने जो है
अपने हेल्थ डिपार्टमेंट है उनको सूचित किया था कि हमें जो है सेम वक्त सेम पे दिया जाए। अगर आप सेम वक्त सेम पे नहीं दे सकते तो कम से कम जो पंजाब में 35% इंक्रीमेंट लगा था उसके हिसाब से दे दो, पंजाब पैटर्न दे दो। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो एट पार जो डीसी रेट है कम से कम वो सैलरी हमें देनी चाहिए, क्योंकि डीसी रेट जो है चंडीगढ़ में 2015 से दे रहे हैं, जो कि एनएचएम एम्प्लॉय को जो है हम 10-10, 15-15 साल से जॉब कर रहे हैं, अभी तक हमें जो है डीसी रेट तक नहीं दिया जाता है। मतलब एट बार जो डीसी रेट, हमने डीसी रेट नहीं मांगा है, लेकिन डीसी रेट के बराबर कम से कम हमारी सैलरी होनी चाहिए। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया सर। आज आपका पैदल मार्च भी उसके बारे में? हाँ जी सर, हमारा जो है पैदल मार्च है। आज हमारा पैदल मार्च यहाँ सेक्टर 16 से जाएगा और मटका चौक की तरफ जाएगा, क्योंकि हम जो अपनी जो आवाज़ है ये जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं कि हमारे साथ कितने साल से धोखा किया जा रहा है और अभी तक जो है हमारी जो कार्रवाई है अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को हमने जो है आपकी जो है फाइल भेज चुके हैं, और केंद्र वाले बोलते हैं कि ये स्टेट मैटर है, स्टेट वाले बोलते हैं ये केंद्र का मैटर है। हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, हमारे साथ ये इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है पिछले 10-15 सालों से। यहाँ पे जो है हमारे साथ पूरी कैटेगरी है, अपने डॉक्टर से लेके क्लास 4 तक, एएनएम, स्टाफ नर्स और अपने एलएचबी, सारी जो आज जो सेवाएं हैं सारी बाधित हो रखी हैं और हम सारे काम छोड़ के यहाँ पे अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। सर यहाँ पे एनएचएम के अंदर काम करते करते हमें काफ़ी साल हो गए हैं अपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। जैसा आपने कहा कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हम अपने मरीज़ों को छोड़कर यहाँ काम कर रहे हैं। हर एक इंसान ने इंडिविजुअली हमारी कोरोना योद्धा के नाम से बहुत प्रशंसा की थी, लेकिन आज इस शासन प्रशासन ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इस अवस्था में आके बैठे हैं और हमें अपने मरीजों का काम बंद कर हमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है। आज 10 साल के बाद भी एक जो हमारी स्टाफ नर्स है जो हाईली क्वालिफाइड है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में तनख्वाह ले रही है, जो एक डीसी रेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपस में उन चीज़ों। सर अभी अगर हमारी आवाज़ अभी भी प्रशासन और शासन के पास नहीं पहुँचेगी तो हम इससे भी तगड़ा कदम लिया जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो हम दिल्ली की तरफ को भी कूच करेंगे और केंद्र सरकार से जाके अपना हक लड़के लेंगे। ओबीसी के अधिकारों के लिए सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, और इसके लिए 29 अगस्त को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसके विषय में जानकारी देते हुए ओबीसी यूनियन के अधिकारियों ने कहा है कि इसमें विस्तृत चर्चा होगी और किस तरह से क्या मांगे रखी जानी है इसको लेकर भी बात की जाएगी। नेशनल लेवल पर नीट एग्जाम में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर शुरू की गई लड़ाई हरियाणा के कदम आगे बढ़ती जा रही है। पिछड़ी जाति से जुड़े हुए लोगों का एक समूह हरियाणा में जाति के आधार पर जनगणना की मांग लेकर आगे आया है। इसके अलावा इस ग्रुप की मुख्य मांगे पंचायत से लेकर संसद में ओबीसी की जनसंख्या के बराबर हिस्सेदारी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में 27% आरक्षण की मांग भी रखी गई है। यह ग्रुप हाल ही में पास हुए 105वें संशोधन बिल प्रावधानों को लेकर भी चिंतित है। ग्रुप से जुड़े सदस्य योगेंद्र योगी ने कहा कि ओबीसी को नौकरियों और बाकी जगहों पर जनसंख्या के बराबर हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। योगेंद्र योगी ने ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई को लेकर 29 अगस्त को बहम चौकसी के चबूतरे पर पंचायत बुलाने के बारे में भी जानकारी दी है। इन लोगों का मानना है कि ओबीसी अधिकारों की लड़ाई में यह पंचायत ऐतिहासिक साबित होगी, क्योंकि हरियाणा में करीब 44% आबादी ओबीसी समुदाय की है। उससे 77 जातियां जुड़ी हुई हैं। भविष्य की लड़ाई के लिए रणनीति का ऐलान 29 अगस्त को ही किया जाएगा। तो जो ये महापंचायत जो करने जा रहे हैं, इसका एक जो दूसरा जो मेन हमारा मुद्दा है, ओबीसी को जिस तरह से नगर निगम पंचायत में जो हिस्सेदारी दी जाती है, लेकिन जो देश के अंदर जो मुख्य धारा है, जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें जो है आज भी हमारे देश में 75 वर्ष हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन मुख्य धारा से आज भी हम दूर हैं ओबीसी समाज। हमारी ये प्रथम डिमांड ये है कि इसमें विधानसभा और लोकसभा में जनसंख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी होनी चाहिए। देखिए साथियों, हम किसी जाति विशेष से कोई हमें किसी प्रकार का द्वेष भावना नहीं है, उनको भी जो उनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए। लेकिन आज आप देख रहे हो पूरे देश के अंदर ओबीसी जनसंख्या के हिसाब से 54% है, लेकिन आज भी हम मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रहे। आज भी जो हमारे जो है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, उसमें भी हमारी अनदेखी हो रही है। और अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाके देखते हो, या विधानसभा में हमारे नाम मात्र के मेंबर हैं, इसी तरह से लोकसभा में हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से जो है हमारा जो राइट बनता है वो हमें मिलना चाहिए, और जो किसी अन्य समाज का है तो उसे भी मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 29 तारीख की पंचायत में जो हमारे विषय हैं, जिस विषयों पे हमने अपना मतलब मुद्दा रखा, वो अलग मैम 24C पे वो हम पंचायत करने जा रहे हैं। हम किसी भी समाज के, किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं हैं।
हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के इस बैकवर्ड क्लास के हित की बात करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम आज वर्तमान में जो सरकार है, डिमांड सरकार से की जाती है, जो देने का हक सरकार के पास भी होता है, इसलिए हम सरकार से विशेष कर रहे हैं। परंतु मैं उस सरकार के अलावा भी जो हरियाणा के अंदर विपक्ष की पार्टियां हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, उनसे भी हमारी डिमांड है कि वो भी, जैसे हमारे जांगड़ा जी ने बताया भी, क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर हमारे को आरक्षण मंडल कमीशन के तहत 27% हमारा डिक्लेयर्ड है, परंतु हरियाणा सरकार 15% दे रही है, हमारा 12% खा रही है। सरकार दे सकती है आज ही, और यदि विपक्ष के लीडर वो ये घोषणा कर सकते हैं कि यदि उनकी सरकार आए तो वो 27% हमारा पूरा करेंगे। हम उनसे भी डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ हम बीजेपी की सरकार से डिमांड नहीं है हमारी कांग्रेस है, लोकदल है, जेजेपी है, या और कोई भी आम पार्टी है, या और बीएसपी है, कोई भी किसी की पार्टी है जो नेशनल लेवल पे पार्टियां हैं, स्टेट लेवल पे पार्टियां हैं, उनके जो मेन लीडर हैं वो घोषणा करें कि हमारी सरकार आ गई तो हम 27% कर देंगे। ऑनलाइन फ्रॉड, पंचकुला में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। एक महिला को फोन पर मैसेज आया कि घर बैठे पैसे कमाए। उस लिंक पर क्लिक किया गया और काम शुरू किया गया। इसके साथ ही उनके अकाउंट से 4,71,000 रुपये निकल गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अब पुलिस इस ऑनलाइन फ्रॉड के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रही है। जांच शुरू कर दी गई है। इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही मामला पंचकुला के सेक्टर 20 में रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। ऑनलाइन संदेश आया कि घर बैठे पैसे कमाएं, और उस लिंक को खोलकर महिला काम करती रही, और उसके बाद महिला के साथ 4,71,000 रुपये अकाउंट से निकाल लिए गए। इस मामले में महिला ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई, और पुलिस द्वारा इस मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पंचकुला के सेक्टर 20 की एक सोसाइटी में रहने वाली महिला को एक लिंक भेजा गया, घर बैठे पैसे कमाएं, और लालच में आकर महिला ने वह लिंक दबा दिया। इसके बाद उनके अकाउंट से पैसे निकलने आरंभ हो गए। इसकी शिकायत सेक्टर 20 थाना में दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसके पास एक लिंक भेजा गया था। उसने उसे घर बैठे पैसे कमाने की बात कही गई थी। महिला ने लिंक ओपन किया, कंपनी से ऑर्डर लेते रहे, और उस दौरान उससे 4,71,000 रुपये का फ्रॉड हो गया। पुलिस ने बताया कि साइबर सेल की मदद लेकर महिला के साथ लाखों की ठगी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तार करने के लिए तलाश की जा रही है। ये एक मीना प्रभाकर है, इधर GH 49 में रहती है, सेक्टर 20 में। इसके पास एक मैसेज आया, घर बैठे पैसे कमाओ, किसी प्राइवेट उससे। तो इसने उस पर लिंक वगैरह भेजा, ऑन कर लिया। उसके बाद ये अपना मैसेज करते रहे, ऑर्डर लेते रहे कंपनी से। इसके साथ 4,71,100 रुपये का फ्रॉड हुआ। बाकी हमने FIR लॉन्च कर दिया यहाँ पर, FIR नंबर 103। बाकी इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है, उसमें जान देखते हैं कुछ ID वगैरह मिल के उसकी कहाँ की है, तो साइबर सेल की हेल्प लेके उसे जल्दी ट्रेस आउट करें। ये इन्होंने कोई प्राइवेट कंपनी है, मतलब इसके पास मैसेज कर दिया ये आप ऐसे से करके मतलब 100 रुपये डालो इसमें, आप ये हम ये देंगे, फिर आपने आगे अपना कस्टमर बुलाने, मतलब ऐसे लालच देके ना इसको, मतलब इसके अकाउंट से पैसे निकलवा लेंगे। एट्रोपॉलिसी सिटी बनाने को लेकर गमाडा के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। गमाडा कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना था कि उनकी जमीन एक्वायर की जानी थी, लेकिन की नहीं गई, जिसको लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद गमाडा के अधिकारियों का कहना था कि सितंबर माह में शीघ्र ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एट्रोपॉलिस सिटी योजना के तहत जमीन मालिकों को लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOD देरी से जारी किए जाने के विरोध में बुधवार को किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने ग्रेटर मोहाली गमाडा दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर LOD जारी करने की मांग की। आपको बता दें कि गमाडा की ओर से इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक एट्रोपॉलिस सिटी बसाई जा रही है, जिसको लेकर किसानों की जमीन एक्वायर करने के बावजूद किसानों को लेटर ऑफ इंटेंट जारी नहीं की गई है, जिसके विरोध में किसान प्रदर्शन पर उतर आए। यह नहीं, प्रॉपर्टी डीलरों ने भी ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात गमाडा कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर जोरदार प्रदर्शन किया और गमाडा मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की ओर से एक मांग पत्र गमाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक दमनजीत सिंह को सौंपा गया है। किसानों ने कहा कि 1600 से 1700 एकड़ जमीन अधिकृत होनी थी, लेकिन अब
700 एकड़ के करीब जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यह अधिग्रहण 2 माह पहले होना चाहिए था, लेकिन अब किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए 1 सितंबर से अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। अतिरिक्त मुख्य प्रशासक दमनजीत सिंह ने कहा कि जो क्लियर प्रॉपर्टी है, जिसका अदालत में कोई केस नहीं चल रहा, फिलहाल उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने साफ किया कि हर स्थिति में अगले महीने LOI जारी कर दी जाएगी। ਅੱਜ ਕੁਝ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਡੀਲਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ LOI ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਕਿ LOI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਮਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ CA ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ LOI ਜਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ABCD ਸਾਰੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਕਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਨਡਿਸਪਿਊਟਡ ਕੇਸ ਜੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫर्स्ट ਵੀਕ ਆਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ LOI ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 2014 में पंचकुला में VVIP क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप में करोड़ों रुपए की डकैती हुई, जिसके आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने इन आरोपियों को सजा सुना दी। 10 आरोपियों को जेल में भेजा गया है, जबकि 2 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। वर्ष 2014 को शहर के VVIP एरिया MDC में स्थित रजत ज्वेलर्स में बंदूक की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम देने और यहां से लाखों रुपए के गोल्ड लूटने के मामले में पंचकुला कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में शामिल 12 आरोपियों में से 10 को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इसके साथ ही दोषियों को हाई सिक्योरिटी के बीच पंचकुला कोर्ट से अंबाला जेल तक पहुंचाया गया, क्योंकि पुलिस का इनपुट था कि ये सभी शातिर अपराधी हैं और ये बीच रास्ते में भागने की कोशिश कर सकते हैं। असल में 2014 में VVIP एरिया स्वास्तिक बिहार की मार्केट में रजत ज्वेलर पर दिन दिहाड़े लूट की वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया था। उसी दौरान 1.5 करोड़ के गहने और उनकी स्विफ्ट कार लूट कर ले गए थे। लुटेरे हेलमेट डालकर दुकान में दाखिल हुए थे और मालिक की कनपट्टी पर पिस्तौल लगाकर 17 मिनट में लूट की वारदात को अंजाम दे गए थे। एक सरकार वो नाम गुलशन नाम से केस चल रहा था, इसमें रजत ज्वेलरी है यहाँ पर मनसा देवी स्वास्थ्य विहार में। यहाँ पर डकैती हुई थी सन 2014 में जुलाई के महीने में। तो उसमें बूटा गिरी, परविंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, मनप्रीत सिंह और गुरजन सिंह, इन लोगों का नाम डकैती में आया था, जिनको हम इस केस में रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करी, पंजाब पुलिस ने इनको पकड़ा। उसके बाद हरियाणा पुलिस के रिमांड में आए, यहाँ भी कुछ बरामदगियाँ हुई। उसके बाद ये केस 2017 से लेकर अब तक 5-6 साल में ये आज केस का फैसला है। क्या फैसला सुनाया सर कोर्ट ने? इस केस में जिन लोगों को तो डकैती का आरोप था उनको 7-7 साल की कैद जी और 11,000 रुपये जुर्माना जी, और जिन लोगों ने डकैती का सामान प्राप्त किया था, जिन डकैतों से खरीदा या जिस तरह से भी उन तक पहुँचा, उन पर 412 के इल्ज़ाम लगे थे। उनको 5 साल की कैद और 5,5500 रुपये जुर्माना। क्या 2 आरोपियों को बरी भी किया सर कोर्ट ने? इसमें 2 आरोपी ऐसे थे जिनका नाम लिया गया था, जिनके खिलाफ कोई बरामदगी नहीं थी और उनके खिलाफ जो कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करे गए वो कम पाए गए, तो उनको बेनिफिट और डाउट के बेस पर उनको बरी कर दिया। पंजाब में 71वें वन महोत्सव की शुरुआत हो गई है, जिसकी शुरुआत पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों के भीतर ही पंजाब में वन क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा। पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने 71वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के मौके पर कई नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने सिसवा में कुदरत जागरूकता कैंप का उद्घाटन किया, जिसके अंतर्गत राज्य के लोगों को कुदरत के प्रति जागरूक करने के लिए टेंट रिहाइश सुविधा स्थापित की गई है। इस सुविधा में बोटिंग, इको ट्रेल्स, पक्षी देखना, ट्रैकिंग और साइकिलिंग के द्वारा कुदरत के साथ रूबरू करवाना भी शामिल है। इस दौरान अपने संबोधन में वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि यह चिंता
का विषय है कि वन अधीन क्षेत्र को घटाने और कृषि अधीन क्षेत्रफल की वृद्धि के नतीजे के तौर पर राज्य में भूजल घटता जा रहा है और विकास संबंधी गतिविधियां हवा और पानी प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण बन रही है। उन्होंने कहा कि पहला वन महोत्सव साल 1950 में मनाया गया था, जबकि पंजाब में अभी भी वनों के अधीन क्षेत्रफल कम है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने साल 2030 तक वनों के अधीन क्षेत्रफल को 6.83% से 7.5% तक बढ़ाने की योजना बनाई है। वहीं वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के विवादित बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और ऐसे बयानों को देश हित में ना बताते हुए उन्हें ऐसे बयान ना देने की नसीहत दी है। मेरा स्टैंड ये है, सियासत बाद में है, पहले देश है। देखिए सीएम साहब ने जो कहा है उसको मैं सही ठहराता हूं। अपनी आज से कुछ नहीं, मैं सीएम से बड़ा नहीं हूं। हथ रस्सा सिरे ते गंढ पंजाबियां वाली सुन लो मेरी गल है, जेड़ा बंदा देश दे हित च नहीं बोलेगा, देश दी एकता ते अखंडता लई अपने आप नूं कुर्बान करन लई तैयार नहीं है, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਸਟੇਟਾਂ ਤਾਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਚੇ। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप भी यदि अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो देखते रहिए सिटी हलचल और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।